नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया। 8 और 9 मई की रात भारत के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय सीमा में 400 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए। भारी गोलाबारी के साथ 36 घुसपैठियों ने कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाकर पाकिस्तान सांप्रदायिक युद्ध छेड़ने की कोशिश करता रहा। पाकिस्तानी सेना द्वारा गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल को भी निशाना बनाया गया। सवाल अब यह है कि सिर्फ उकसावे की यह रणनीति है या फिर यह एक बड़े युद्ध की तैयारी है। क्या IMF में बेलआउट पाने के लिए पाकिस्तान ये सारा ड्रामा रच रहा है ताकि दुनिया की नजरें सहानुभूति पर आकर टिक जाएं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत को अब जवाब नहीं, संयम से काम लेना होगा, सख्ती से नहीं ये देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान नागरिकों को विमान को ढाल बना रहा है। क्या ये युद्ध की रणनीति है या फिर ये कायरता की पराकाष्ठा है? तो आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब तलाशेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान की हरकतों का हम अंदाजा लगाएंगे और हमारी रणनीति क्या होगी भविष्य में और क्या होनी चाहिए, इसका हम जायजा लेंगे, मंथन करेंगे, समीक्षा करेंगे। इसे सिर्फ राजनीतिक तनाव कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब सरहद पर आग बरसती हो तो फिर चुप्पी से आखिर कैसे काम चलेगा? देशद्रोह से यह चुप्पी कम नहीं हो सकती। आइए डिबेट शुरू करें। उसके पहले हम आपको पूरे मामले को समझाती हुई ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा पाएं कि दरअसल अब भारत की रणनीति होनी क्या चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 8-9 मई की मध्यरात्रि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश की गई। 400 से अधिक ड्रोन, जिसमें तुर्की से निर्मित UAV शामिल थे, भारत की वायु सीमा सुरक्षा प्रणालियों की जासूसी के मकसद से भेजे गए। हमारी सेनाओं ने इन्हें समय रहते निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इस ड्रोन ने न केवल नियंत्रण रेखा पर भारी फायरिंग की, बल्कि जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने ही नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। जब पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन हमला कर रहा था, तब उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। वहीं भारतीय वायुसेना ने संयम बरतते हुए नागरिक विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की। Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. पाकिस्तान धार्मिक स्थलों पर हमलों से इनकार कर उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने हर झूठ को तथ्यों से काटते हुए दुनिया को उसके नापाक मंसूबों की सच्चाई से रूबरू कराया है। पाक सेना ने पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया, चर्च के पास बम गिराया, जबकि भारत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब दिया और आगे भी देगा। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks
that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, पाकिस्तान की यह रणनीति नई नहीं है। एक तरफ आतंकी हमले, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मासूम बनने की कोशिश। लेकिन अब समय आ गया है कि दुनिया इस दोहरे चरित्र को पहचाने। भारतीय सेना संयम, सजगता और संप्रभुता की रक्षा का परिचायक बन चुकी है। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना हो, नागरिकों को ढाल बनाना हो या ड्रोन के जरिए घुसपैठ, हर मोर्चे पर पाकिस्तान की करतूतें बेनकाब हो चुकी हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, शांति की राह मजबूत रहेगी, लेकिन किसी भी आक्रमण का जवाब उतनी ही ताकत से दिया जाएगा। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो यही हम सवाल आज इनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जिसका अंदाज़ा आप साफ तौर पर इस रिपोर्ट को देखकर आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। उकसावे से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता। ये हथियार हैं पाकिस्तान के, चाहे वो ट्रेन मिलिटेंट्स हों जिनको ISI ट्रेन करती है और फिर ट्रेन करके भारत में भेजती है, स्लीपर सेल बनाकर भेजती है, यहाँ की आवाम का उपयोग करती है ISI। पाकिस्तानी सेना वैश्विक स्तर पर यह कहा जाता है कि हम खुद आतंकवाद पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, लेकिन आतंकवादियों पर जब कार्रवाई की बात आती है तो क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, क्या फिर वहाँ की सरकार और क्या फिर वहाँ की सेना, हर कोई पीछे हट जाता है। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और इस वक्त चर्चा के मेहमान, हमारे पैनल के गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए आपको उनसे मिलवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त खेमचंद शर्मा जी हैं, आप नेता BJP हमारे साथ आज की इस चर्चा के मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामीनाथ जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, आप मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों की जानकार, लेफ्टिनेंट कर्नल DS मुल्तानी, रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे स्वदेश न्यूज़ के चैनल हेड RP श्रीवास्तव हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज़ में। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल DS मुल्तानी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, ये आपका अपना जो कार्य अनुभव है, जो आपका वर्क एक्स है, वो आप उसके मुताबिक आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि दरअसल पाकिस्तान की ये दोगली नीति हमेशा से रही है। एक तरफ ये कहना कि हम खुद आतंकवाद प्रभावित हैं, दूसरी तरफ ISI मिलिटेंट्स को खुद ट्रेंड करती है और हमारे यहाँ एक स्लीपिंग सेल के तौर पर उनका इस्तेमाल करती है। कई भारतीय कश्मीरी नौजवानों को वहाँ ले जाया जाता है बरगलाकर और वापस उन्हें यहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन इस युद्ध की रणनीति के दौरान जो हो रहा है, एक तरफ बयान आते हैं कि हाहाकार है, हमें डर है, बख्श दीजिए, ऐसा मत कीजिए, करेंगे तो बदला होगा, दरिया का पानी रोकेंगे तो खून का दरिया बहेगा। और अब यह हरकत कि आप मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, आप स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। मुल्तानी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं आपसे सिर्फ एक मुद्दे पे बात करूंगा जी, जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है जी। जो बाकी आपकी स्टेटमेंट है कि कौन दोगला है, कौन कथनी करनी में फर्क है, मैं उसका जज नहीं हूँ। और हर देश का अपना क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है ना जी। अभी हम आज की बात करते हैं जी। जो पहलगाम में लोग मारे गए, उनके लिए मेरा दिल में दर्द है और मैं उस हरकत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैं उस वायलेंस को कंडेम करता हूं जी। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिक्स है जी, हर आदमी की जिंदगी में पॉलिटिक्स है और देशों की रणनीति में पॉलिटिक्स कण कण में समाई हुई है। तो हमें जो भी एक्शन लेना है, पहले हमें ये कुछ एस्टेब्लिश करना चाहिए था कि वाकई ही ये पाकिस्तान के आदमी है। नंबर सवाल 1।
नंबर 2, इस हरकत से किसको फायदा था? जो हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप में झगड़ा हो। झगड़ा हो हमारे मतलब आप ये कह रहे हैं कि झगड़ा नहीं है? नहीं, झगड़ा बढ़े। जो हमारे यहाँ परिस्थितियां देश में चल रही हैं, जो जातिवाद चल रहा है जी। और जो बाकी कमियां पेशियां हैं, उनमें बढ़ोतरी हो। ठीक है, आप तो इस काम कराने के लिए आपका कोई नक्सलवादी भी कर सकता है। ठीक है आपका सर, कोई मैं एक लौटूंगा सुन आपके लीजिए पास बात में। मेरे मेरी। साथ प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों की जानकार। सतीश जी, अभी जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, आपको क्या लगता है? विदेश मामलों की जानकारी आपके पास है, आप एक एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। तो सर, अभी जो स्ट्रेटजी है इस वॉर में, हम धीरे धीरे पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी की स्थिति, जो सिविलियंस पर हमले होने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, जो स्कूल्स को निशाना, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अभी हम इस लेवल पर वहां वेपनों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, इंडिया नहीं चाह रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? किस भविष्य क्या होने वाला है दोनों देशों के संबंधों का? हालांकि संबंध अब बचे नहीं हैं, लेकिन नुकसान कम से कम हो, ये तो हम सब दुआ कर सकते हैं। देखिए, कल जो हुआ वो पाकिस्तान का न केवल नियति को बयां करता है, बल्कि उसके कायराना सोच को भी दिखलाता है। जिस तरीके से ड्रोन हजारों की, सैकड़ों की संख्या में भारत में बरसाए गए, वो उस समय थे जब सिविलियन फ्लाइट्स पूरे इस एरिया से लेकर विदेशों में जा रहे थे, और जानबूझकर वो उसका मकसद था कि अगर भारत प्रत्युत्तर करता है तो हो सकता है कि कुछ दुर्घटना हो, और दुर्घटना का पूरा वैश्विक जो प्रभाव पड़े वो भारत के विरुद्ध पड़े। लेकिन भारत ने शुरू से ही बहुत ही रिस्ट्रेन और कैलकुलेटेड तरीके से चीजों को देखना शुरू किया है, और उसी तरीके से उसने वार भी किया है। तो हमें लगता है कि आज की तारीख में युद्ध की से हम एक कदम पीछे हैं। फुल स्केल हम वार की अगर बात करें तो एक कदम पीछे है। पाकिस्तान ने तो पहले से ही वार का ऐलान कर दिया है, लेकिन हम अभी भी रिस्ट्रेन कर रहे हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, भारत को जवाब देना ही पड़ेगा। अगर भारत जवाब नहीं देगा तो ये समस्याएं फिर बाद में उठकर सामने आएंगी। चाहे बलूचिस्तान को अलग होना पड़े पाकिस्तान से, चाहे पीएको को भारत को लेना पड़े, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है, दशकों का मुद्दा है। और हमको लगता है कि बड़ा ही उपयुक्त समय है कि ये तमाम तरह के कार्य जो अधूरे थे उन्हें पूरा कर लिया जाए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वामीनाथ जायसवाल भी हैं। स्वामीनाथ जायसवाल, विपक्ष के नेताओं ने भी भरपूर सहयोग किया इस वॉर को लेकर। हर कोई चाहता था कि अब बस बहुत हो चुका, खून का बदला खून होना चाहिए, इसे लेकर तो हम सबकी मंशा थी। और अब ये एक ऐसा समय है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों का, एनडीए सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग ले रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग हो रही है, देश युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी अब इस बात के सबूत तो नहीं मांगने चाहिए, ना वो अब मांग रहे हैं जैसे उरी हमले के टाइम हुआ था, उरी सेक्टर में, या फिर बालाकोट हमले के टाइम में हमने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। अभी विपक्ष संतुष्ट है, पूरा देश एकजुट है, और ये भारत की अखंडता की मिसाल है। जब से पहलगांव की एक घटना हुई है, डे 1 से हमारा 3 बार वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ। हम सरकार के समर्थन में हमेशा खड़े हैं जी। जब देश की बात आती है, देश के 140 करोड़ जनता की सुरक्षा की बात आती है, तो देश का हर व्यक्ति देश के लिए खड़ा रहता है। और पाकिस्तान की क्रूरता और कायरता और नपुंसकता देश देखा है। इसी तरह से कायरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान हमारे निहत्थों पर तरह से बार बार वार करने का कोशिश किया। अब समय आ गया, हमारी बेटी सोफिया कुरैशी, कर्नल विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिंदूर एक यानी हमारा जो अभियान चला, तो जिस तरह से एक महिला सशक्तिकरण का परिचय देते हुए 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हम लोग
कायरता का परिचय नहीं दिए। जी जी हम उस ठिकानों को ध्वस्त किए जहां पे आतंकवादी ठिकाना था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कायरता का परिचय देता है और निहत्थों पर वार करता है। और हम आतंकवादी को खत्म करने का काम किए तो पाकिस्तान उसको क्या कर रहा है, श्रद्धांजलि उसकी सेना दे रही है। यानी पाकिस्तान सेना ये मानती है कि जो आतंकवादी है उसके ही उसको सम्मान देती है, जी। यानी उसको शहादत पे सम्मान देती है। तो इससे पता चलता है पाकिस्तान अड्डा बन चुका है आतंकवाद का। पूरे विश्व देख रहा है टकटकी लगाकर कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, पाकिस्तान का कलई खुल चुका है। जिस तरह से 400 ड्रोन का हमला किया उसको निष्क्रिय करने का हमारे सेना के सेनानियों को सैल्यूट करता हूं आपके माध्यम से कि बिल्कुल हमारे सही बात। सैनिक, थल सेना, वायु सेना और तीनों सेना के हमारे जाबाज जी देश के प्रहरी जिस तरह से निरंतर 24 घंटा खड़ा होकर, और अब हम जवाब देने के लिए माकूल है। ठीक है सर। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस समय हमारा सेना मजबूत, बहुत सामान हमारे पास सेना के पास है और बहुत शौर्य, सेना के पास शौर्य शक्ति है, आत्मविश्वास है, प्रबलता है कि उनकी 1 इंच आगे बढ़कर हमें अगर उस्काते हैं तो हमारे सेना पहले तो हम मानवता और धर्म का, निरपेक्षता का परिचय देते हैं, लेकिन जब हमें अति करने का कोशिश करेंगे तो पूरा भारत एक साथ खड़ा होकर हमारा सेना के जवाब, सेना के सेनानियों ठीक है जवाब सर। देने के लिए तैयार है। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ हैं, खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद शर्मा जी, बहुत आशा थी देश को इस बात की कि प्रधानमंत्री खून का बदला खून से लेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित कर दिया कि गुस्ताख नजर अब की बार अगर उठी तो फिर वो गर्दन कलम कर दी जाएगी, जहां वो आंख होगी जो देश के ऊपर उठेगी, और हमने करके दिखाया है। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, जो हाई लेवल्स मीटिंग चल रही है, जो अभी रणनीति है आपकी पार्टी की, केंद्रवर्ती सरकार की आपके, ये लड़ाई सर कहां तक जाने वाली है, और क्या आपातकाल जो देश में होगा इस लड़ाई को लेकर, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसा कि पूर्णकालिक युद्ध की तरफ दोनों देशों के संबंध इस वक्त जा रहे हैं और सामरिक रणनीति जा रही है, क्या आपको लगता है कि उसके लिए भी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है सरकार की, इस आपातकाल में देश को कैसे संभाला जाएगा? नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जी, भारत माता की देखिए, जय। आपातकाल नहीं है और आपातकाल लगने वाला भी नहीं है। और भारत किसी देश के विरुद्ध नहीं है, किसी के जनता के विरुद्ध नहीं है। हम किसी की जमीन पे कब्जा करने के लिए भी युद्ध नहीं करते, लेकिन हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं। आतंकवाद ने हमें नुकसान पहुंचाया, हमारे लोगों को मारा है, हमारे नागरिकों को मारा है, निर्मम हत्याएं की है, उनके बच्चों के सामने हत्या की है, उनकी पत्नियों के सामने हत्या की है, उसका बदला लेना है। हमें आतंकियों के खिलाफ एक्शन करना है, और वो हम लोगों ने किया। हमारी सेना ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। सरकार ने उनको पूरी छूट दी है। अब ना सिर्फ हमने पीओके में मारा, बल्कि पंजाब का, जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसके भीतर घुस के मारा। तो अब एक साफ मैसेज दिया गया है कि उग्रवादी भारत में आएंगे, यहाँ पे घटना करेंगे, तो उनके जो हैंडलर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, फाइनेंसर हैं, वो सुरक्षित नहीं रह सकते। लेकिन सर, ये तो भला हो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का, अगर वो, आप देखिए, अभी भी मैं आपको बताऊं, जिस समय आप और मैं यहाँ डिबेट कर रहे हैं, मध्य प्रांत में, साउथ में अलग स्थिति है। अगर आप बॉर्डर एरियाज में देखें, आप पंजाब में देखें, आप हरियाणा में देखें, आप जम्मू एंड कश्मीर में देखें, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कई सारे मिसाइल्स को नेस्तो नाबूद किया। आज उनके डेड सेल्स जो हैं वो खेतों में पड़े हुए मिले। लेकिन जैसे इजराइल और हमास का युद्ध पूरी जनता ने देखा है, इस तरह के हालात कभी ना बने, इस तरफ देश ना जाए। हमारी चिंता इस वक्त इसको लेकर होनी चाहिए। 400 ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने छोड़े हमारे वायु मार्ग को तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, ये बहुत चिंता का विषय है। क्या इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, जानकारी है कुछ आपके पास कि आगे क्या कुछ घट सकता है और उसको लेकर क्या तैयारी हो रही है? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा बीच में थोड़ा इंटरप्ट ना करें। जी नहीं, आपने कहा ना कि आपातकाल नहीं है, तो मैंने आपको वहां ध्यान आकर्षित किया कि नहीं, आपातकाल नहीं है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आपका एक जिम्मेदार चैनल है, इसको लाखों लोग देखते हैं, पैनिक नहीं फैलाना है। आपातकाल बिल्कुल नहीं है, लेकिन केयरलेस भी नहीं रखना है सर। हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं। May I complete, please? Yeah, please. So please now hold on your questions for some time. Okay.
तो आपातकाल बिल्कुल नहीं है, इमरजेंसी बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने कहा कि थैंक्स टू आवर एयर डिफेंस सिस्टम, थैंक्स टू आवर आर्मी, थैंक्स टू आवर नेवी, थैंक्स टू आवर एयरफोर्स, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर पीपल, थैंक्स टू आवर कंप्लीट ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो सब लोग हम लोग इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेस पूरी बहादुरी दिखा रही है, हमारी एयरफोर्स ने पूरी बहादुरी दिखाई है, हमारी टेक्नोलॉजी ने एफिशिएंसी दिखाई है, हमारी टेक्नोलॉजी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है और सरकार ने उनका पूरा साथ दिया है। हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम ने उसका साथ दिया है। हम नहीं जा रहे युद्ध के लिए, लेकिन हम डबल इंटेंसिटी से रिप्लाई करेंगे, जोरदार तरीके से जवाब देंगे, जोरदार तरीके से अटैक करेंगे अगर हम पे वो अटैक करते हैं तो। पाकिस्तान ने हम पे ड्रोन छोड़े, पाकिस्तान ने हमारी ओर मिसाइल छोड़ी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको डिटेक्ट किया, न्यूट्रलाइज किया। वहीं हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को जवाब दिया और पाकिस्तान के अंदर जाके बहुत सारे उनके ठिकानों को हम लोगों ने ध्वस्त किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। तो ये हमारी नियत नहीं है युद्ध में जाने की, लेकिन अगर कोई हिमाकत करेगा तो हम डबल इंटेंसिटी से जवाब देंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो भारत नहीं जा रहा है, जा कौन रहा है? पाकिस्तान जा रहा है। हिमाकत कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। एडवेंचर कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो ये पाकिस्तान जो डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ बिटारा दिखाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैला रहा है, दूसरी तरफ सिविलियन को मारने का पाप कर रहा है, टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो सेना से टकरा नहीं सकता, सेना से टकराने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो जो बॉर्डर एरिया में सिविलियन है उनको टारगेट कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ सरकार के बिहाफ पे और हमारी जो ब्रेव आर्मी है उसके बिहाफ पे कि किसी भी तरीके की देश को कोई खतरा नहीं है। हमारी सेनाएं खड़ी, हम सब लोग खड़े हैं। हमें जरूरत पड़ेगी हम बच्चा वहां पे जाएंगे। और एक मैं हमारे आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप ऑफिसर रहे, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आप सवाल ना उठाएं। हमारी एजेंसी ने ये प्रूव किया, हमारी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, एनआईए ने भी प्रूव किया कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने वहां पे अटैक किया था। उस पर काइंडली सवाल ना उठाएं, ये वेल स्टेब्लिश है। पाकिस्तानी हैंडलर्स उसमें इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी वहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उन्होंने उनको सपोर्ट किया, कम्युनिकेशन ट्रेस हुई है, कम्युनिकेशन के एविडेंस तो सारा जी उसके बाद ही भारत ने वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया है। थैंक यू। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। आरपी श्रीवास्तव हमारे चैनल हेड स्वदेश न्यूज़ के। सर, जिस तरह के हालात बनते हैं और जैसा कि अभी खेमचंद शर्मा जी बता रहे थे, हमने तो मॉक ड्रिल देखी, लोगों को देखा वहाँ चिंतित होते हुए। व्हाट्सएप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। ये आज भी व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ये लिंक मत खोलिए, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन जो पिछले कुछ घंटों में हुआ, 400 ड्रोन्स को वायु यातायात मार्ग में खुले छोड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। सोचकर रूह कांपती है कि इस तरह के हालात से देश बचा रहे। नहीं, अक्षय बिल्कुल सही कहा आपने कि कल की जो घटना थी, हम लोग निरंतर बने हुए भी थे अपने चैनल पर, जिस तरह से 400 ड्रोन ने हमला किया और उसको निशाना किसको बनाया? गुरुद्वारे को बना लिया, एक कोई जो है चर्च को बनाया, और आपने देखा 2 छात्रों की मौत भी हो गई। देखिए, पाकिस्तान का अगर पूरा कैरेक्टर देखिए पहले से, तो अब तक जितने भी इन्होंने आतंकवादी हमले किए, ज़्यादातर उन लोगों को, बेगुनाह लोगों को, सिविलियन को ही मारा है। लगभग 300-350 से ऊपर लोगों ने किया। पहलगाम की घटना को आप देखिए, जहाँ पर 26 लोग मारे गए, उन लोगों ने क्या गुनाह किया था? सवाल ये उठता है कि हमारा ये कहना है कि हमारी जो इंटेलिजेंस या डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठाने का वक्त नहीं है। एक तो जग जाहिर है किस तरह से मारा, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के मारा। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? दुनिया का कोई ऐसा देश ये नहीं जानता कि पाकिस्तान एक आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है। उसके लोग लगातार जो है हमेशा कश्मीर में तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं करते आ रहे हैं। किसी तरह से धारा 370 हटने के बाद आपने देखा पत्थरबाजी कमी हुई, तो उसके बाद आपने देखा कि कई हमले हुए, कई जवान हमारे शहीद हुए। अगर इन सारी चीज़ों को देखिए, और जिस तरह से कल उन्होंने 400 ड्रोन, वो भी तुर्की से थे मेरे ख्याल में 2 ड्रोन, और वो जो है उनके माध्यम से अटैक किया गया। हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि उनका जो ये कायराना हरकत है कहीं न कहीं तो असर डाला। आखिर क्यों धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं? दूसरी तरफ आप देखिए, उनका जो है एयरबेस चालू है, वहाँ पर विमान सेवाएं चालू हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं चालू हैं। क्यों? क्योंकि जो जानता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है
जो सिविलियन पर वार नहीं करता है। अगर मान लीजिए इसका अगर रिटेलिएट करता उसी तरीके से तो शायद 1-2 विमान गिर जाते, और जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रचारित करता कि देखिए इन्होंने बेगुनाहों को मारा। मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेटजी बना के रखा है वॉर के समय, हम बिल्कुल कि वो आप कहीं आगे बढ़े तो वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के वो इस्टेब्लिश करने का प्रयास करे, जबकि वो बेनकाब हो चुका है। बेनकाब इस मामले में अक्षय हो चुका है कि उसने किन किन लोगों को मारा है, कहाँ निशाना बना रहा है। तो आज जो हमारा विषय है कि वो धार्मिक स्थलों पर ऐसे बेगुनाहों पर, आम सिविलियन पर जो अटैक कर रहा है, आप भी देखिए कितनी गोलाबारी कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। इन सारी चीज़ों का अगर हम सिलसिलेवार देखें कल से लेकर आज तक या उसके पहले, हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था अक्षय जी, बिल्कुल। हमने तो उनके सिविलियन का मारने का कोई प्रयास नहीं किया। भावलपुर में जो घटना हुई वहाँ जो आतंक की फैक्ट्री थी उसको निशाना हमने बनाया। बिल्कुल, क्यों बनाया? बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह से 26 लोगों को मारा, तो सरकार चुप क्यों बैठेगी, देश चुप क्यों बैठेगा? ये देश का उबाल है, देश की आवाम का उबाल है, यहाँ की सेना का उबाल है, और इस सरकार को भी एक तरह से सल्यूट करना चाहिए कि उसने भी गंभीरता लिया। तो अब इसको समझिए, अभी हमारे जो एक्सपर्ट थे, विदेश मामलों के जानकार, उन्होंने कहा कि हम वार से एक कदम पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वो वार न चाहे भले वो मिट जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सही वक्त है, ये सही समय है, प्रधानमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है, ये सही वक्त है कि या तो बलूचिस्तान आज़ाद हो या पाक हमारे POK हमारे कब्जे में हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये हम सही ट्रैक पर भी हैं, लेकिन चिंता हमारी इसी बात को लेकर है कि इसमें नुकसान कम से कम हो। लेफ्टिनेंट कर्नल DS मुल्तानी सर, जैसा कि अभी हमारे चैनल हेड बता रहे थे कि ये किस तरह की हरकत हो सकती है, हमारे देश में कोई नुकसान ना हो इंटरनेशनल टूरिस्ट का या फिर बाहर के नागरिकों का, विदेशी नागरिकों का, इसके लिए हमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। लेकिन अगर ऐसे वॉर के समय में पाकिस्तान का एयर स्पेस चालू है, ऑन है, सक्रिय है, ये क्या है? ये खतरा है? ये किसी मुसीबत को आमंत्रण देना है, या बेशर्मी है, या लापरवाही है? मुल्तानी सर। कर्नल DS मुल्तानी हमारे साथ हैं? ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। विदेश मामलों की जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, ये किस तरह की रणनीति है कि एयर जो आपका कनेक्टिविटी है इंटरनेशनल फ्लाइट की, वो क्यों चालू है अभी तक इस वॉर सेशन में? वाले जो बातें हुई है उसके संदर्भ में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है, हमको जान लेना चाहिए। बताइए ना जी। पहला तो ये कि कभी भी थियरी है जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं कि युद्ध में दुश्मन को कभी भी कम करके आका नहीं जाना चाहिए। और भारत और पाकिस्तान के सिस्टम को तुलनात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो हर खंडे में आपको नजर आएगा कि भारत से पाकिस्तान बहुत नीचे है, कहीं कोई तुलना नहीं है। लेकिन जहां तक डिफेंस की जब बात आती है, आर्म्स एंड एम्युनिशन की बात आती है, विशेषकर आणविक हथियारों की बात आती है, तो उस कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत पीछे नहीं है। और उसका कारण है कि चीन निरंतर पाकिस्तान को सारे हथियार देता रहा है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि रूस ने भी अपने दक्षिण एशिया नीति को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए थे और कुछ आर्म्स और एम्युनिशन पाकिस्तान को मुहैया करवाया था, जो हथियार ऑलरेडी वो भारत को दे चुका है। तो कहने का अर्थ मेरा ये कि दुश्मन को कम कर नहीं आका जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कि हमारी भौगोलिक सीमाएं जो हैं वो बहुत व्यापक हैं। विशेषकर पिछले 2-3 सालों में बांग्लादेश में जिस तरह का राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं और भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर स्पंदित हुई हैं, और ये भी पता चला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक टेरर नेटवर्क की तैयारी की साजिश रची जा रही थी। तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम पिछले 15 सालों में हम देखें कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति अलग है। तो उस मुकाम पर भी हमें सतर्क रहना होगा कि स्लीपर सेल बांग्लादेश के माध्यम से हमारे कई राज्य जो
उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनसे सीमाएं मिलती हैं। दूसरा क्षेत्र नेपाल है जो खुला हुआ है, वहां पर भी पाकिस्तान के स्लीपर सेल के हमले की अंदेशा है। तो ये तमाम तरह के खतरे हैं जिसके आधार पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौकस है, उसमें कोई संदेह नहीं कि हम सतर्क हैं, लेकिन सतर्कता के साथ साथ चुनौतियां भी हैं, उस चुनौतियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपातकाल, जिस तरीके से कल ड्रोन अटैक हो रहा था, तो भारतीय अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्रेसिव, आर्टिकल 352 हम जानते हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर अगर कोई एक्सटर्नल पावर के कारण से ऐसी व्यवस्था बनती है तो हम अपने व्यवस्था को दुरुस्त, आपातकाल एक सेम की बात नहीं है, हम अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिससे कि लोगों का मूवमेंट कम हो, जिससे सिक्योरिटी की चैलेंजेस कम आए और हम उसे नियंत्रित कर सके अगर कोई आपदा की स्थिति आती है तो वो हमें नहीं लगता है कि कोई गलत बात होगी। जिस तरह से स्थितियां बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि वो चीजें लागू करनी पड़े भारत सरकार को। अब जहां तक एयरफोर्स की फ्लाइट की बात कर रहे हैं, जी जी, भारत निरंतर ये कोशिश, भारत की सोच रही है कि कभी भी हम आम जन की, हमने जो भी अटैक किया है वो किसी नागरिक विशेष या रिहायशी इलाके में नहीं किया गया है। इट वॉज अ वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट टारगेटेड अटैक ऑन द टेररिस्ट आउटफिट। हमने उन टेररिस्ट आउटफिट की को खोज कर मारने की कोशिश की है, न केवल पीओके में बल्कि पंजाब के बहावलपुर में। और ये काम हम अभी दोहराएंगे क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेज की बात है, अभी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज और आगे बढ़ना है, क्योंकि इस बार तो जय छह की लड़ाई है। हम बहुत बार दे चुके, शिमला एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट में हमने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया। हम किसी रिजीम को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन आज जो देश तंस झेल रहा है इसके पीछे विगत की महत्वपूर्ण भूल है। हम गांधी जी को भगवान मानते हैं, ये एक लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम ये जरूर कहेंगे कि गांधी जी की नीतियों में, गांधी जी की सोच में जो उनका प्रेम था वो भारत के लिए, सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन गया। नेहरू जी ने जिस तरीके से नीतियों का अनुपालन किया वो आज भारत के लिए सुरक्षा का कारण बना हुआ है। और कश्मीर का इशू हो चाहे तिब्बत का इशू हो, वो उन्हीं की सोच का नतीजा है। तो आज हमें इसे दुरुस्त करना है क्योंकि भारत बहुत खून बहा चुका है, भारत अपना बहुत एनर्जी बहा चुका है, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। जय छह की लड़ाई है और इस बार आर पार की लड़ाई है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेफ्टिनेंट कर्नल DS मुल्तानी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। DS मुल्तानी सर, ये जैसा कि अभी सतीश कुमार बता रहे थे कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है और पहले की जो सरकारें हैं उनके कुछ फैसले हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इतिहास से अभी तक देखें, जब से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का रास्ता अपनाया हुआ है, बेगुनाहों को ही निशाना बनाया जाता है। हम रिटेलिएट भी कर रहे हैं तो सोच समझ कर रहे हैं। हम या तो आतंकियों के मरकज़ों को उड़ाएंगे, मदरसों को उड़ाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाएंगे, और हमने अब तक जो जगह चिन्हित की, 7 जगह हमले किए, 9 हेडक्वार्टर्स को, आतंकियों की ट्रेनिंग सेंटर्स को हमने उड़ाया। लेकिन इनकी ये रणनीति उकसाने की, बेगुनाहों का खून बहाने की ना उम्र होती है, ना ये देखा जाता है कि स्कूल हैं, ना चर्च को बख्शते हैं, ना गुरुद्वारों को, ना मंदिरों को। ये रणनीति, युद्ध की रणनीति, ये कायरतापूर्ण रणनीति है। सर आप एक बात पूरा अच्छी तरह समझ लीजिए। जो कश्मीर का इलाका है, जम्मू कश्मीर का, वहां पर एक युद्ध विराम रेखा है जी, और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। भारत हम उसको क्लेम करते हैं और वो भी क्लेम करते हैं। और जब से ये 1948 से चल रहा है तो क्रॉस बॉर्डर वायलेशन होती रहती है, गोलाबारी चलती है। इसको जो सीज फायर वायलेशन इतनी सीरियस नहीं होती। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करोगे बाय एयर और बाय ग्राउंड पे, दैट बिकम्स एन एक्ट ऑफ वॉर।
वो हमारे जैसा सुलझा हुआ समझा हुआ देश को ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए था। अभी हमने अपने इस एक्ट से पाकिस्तान को तो सर हम एक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम झेलें, जैसा इतने सालों से हम झेलते आ रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझे। ये आप एक्शन दीजिए सीज फायर लाइन पे, आप उसको इंटरनेशनल बॉर्डर पे मत ले जाएं। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। लेकिन वो तो घर में घुस के मारते हैं ना सर, अरे हमारे साथ घर क्या में हुआ? घुस के मारो। देखो बात सुनो यार, तुम कुछ भी करो, सीज फायर लाइन के ऊपर जो मर्जी करो, वो 50 खून माफ है इंटरनेशनल लेवल पे। बट जैसे ही आप एक कंफर्म्ड इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करते हो, उसकी जो कॉनोटेशन है वो अलग हो जाती है। मेरे आपसे दूसरी बात ये कहता हूँ कि अगर आप 71 की लड़ाई का समझना चाहते हैं, इंदिरा गांधी ने बड़ा क्लियर कहा था मानेकशॉ साहब को कि पाकिस्तान में हमें जीत चाहिए। हमने कहा जी मुझे 1 साल लगेगा, और 1 साल लिया। आज की तारीख में हिंदुस्तान आर्मी की 1/4 हिस्सा तो मैन पावर कम है, इक्विपमेंट है नहीं, बजट काट दिया है, और अग्निवीर जो है वो दिहाड़ी के मजदूर है। ऐसी सिचुएशन में हमारा देश को अभी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को। With the due respect, I would like to request you, please do not spread fake information. जवाब दे सके। Please, as an army officer, you are not supposed to speak like this. वॉर सिस्टम है। आप मेरे को गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप पूरा काउंट कर रहे हैं। लोग इतने विद्वान हमारे लीडर ये ऐसी हरकत कैसे कर बैठे हैं? आप सीज फायर लाइन तो जो मर्जी करो, इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट करना इंटरनेशनल गुनाह है। और आपने पाकिस्तान को मारना दे दिया। कोई गुनाह नहीं है, अपराधियों को मारना कोई गुनाह नहीं है, आतंकवादियों को मारना कोई गुनाह नहीं है। तो ये आतंकवादियों को मारना कोई गुनाह नहीं है। जो आतंकवादी हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं उनको मारना बिल्कुल गुनाह नहीं है। कर्नल एस मुल्तानी, आप जवाब भी लेते जाइए। खेमचंद शर्मा जो कह रहे हैं और पूरा देश जो कह रहा है, कर्नल मुल्तानी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर लाइन के पास में अगर आप कोई भी वायलेंस करते हैं, यानी कि उन्होंने 26 लोगों को मारा, हम उस तरफ जाकर और 48 लोगों को मार दें तो ठीक है, लेकिन आप रिटेलिएट नहीं कर सकते, उसकी लिमिटेशन होती है क्या? पर इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करना इज अ वेरी वेरी सीरियस। किनके साथ सर? वो एथिक्स मानते कब हैं? इतने सालों में आपने देखा कि उनकी वॉर एथिक्स के साथ हुई हो? I would like to respond. कर्नल साहब कौन सा नियम की बात कर रहे हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहे हैं? आप डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल DS मुल्तानी, आप अकेले पैनलिस्ट हैं मेरे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे साथ विपक्ष के ऑपोजिशन के लीडर भी हैं। सर विपक्ष का मैंने ठेका नहीं लिया, पर नहीं बीजेपी भी है, फॉरेन एक्सपर्ट भी है। कौन सा कानून है जहाँ पर हमारे आप ये कह रहे हैं? आज हमारी फौज की ताकत देखिए क्या है, बजट हमारा आधे से ज्यादा कम। अरे फौज की ताकत अच्छी है कर्नल साहब, पुलिस हमारे आप शायद नकारात्मक मानसिकता से बैठे हैं। आप पहले कैसे आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, जो नकारात्मक बातें कर रहे हैं। हमारी आर्मी पूरी तरीके से इक्विप्ड है, आज लेटेस्ट इक्विपमेंट उसके। कर्नल मुल्तानी, मुझे ये बता दीजिए, कर्नल मुल्तानी, आप एक फौजी हैं, आप एक डिफेंस ऑफिसर हैं, आपको नहीं लगता कि आपके स्टेटमेंट से दर्शकों का, देशवासियों का मनोबल टूट सकता है? आप क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं? देशवासी है ना, इनमें ये फौज की कितनी इज्जत करते हैं मैं जानता हूँ। हमारा सिपाही ट्रेन के टॉयलेट के सामने बैठ के चलता है। सर आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि डेडिकेटेड ट्रेन्स भी चलती हैं, डेडिकेटेड ट्रेन्स भी चलती हैं, ऐसा मत कहिए। देखिए साहब, जो आज की तारीख में फौज का स्टेटस जो है, अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो ये मतलब नहीं कि बिल्ली कबूतर को नहीं देख रही। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ठोको, पर पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आप जवाब दे सकते हैं। शर्मा जी, देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, आर्मी में रहे हैं, मैं कुछ नेगेटिव बातें नहीं करूंगा, लेकिन जो उन्होंने नकारात्मक बातें की हैं मैं उससे
उससे सहमति नहीं रखता। हमारी आर्मी पूरी तरीके से स्ट्रांग है, आर्मी के साथ सलाह करके, बात करके, और आर्मी को बेटर इक्विप किया गया है। आज अगर सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को हमारे सिस्टम ने मार गिराया है, तो ये क्या है कि आज हमारी आर्मी उस तरीके से टेक्निकल इक्विप्ड है, हमारे पास वो संसाधन है, हमारे पास वो इक्विपमेंट है कि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। रही बात कि हम जवाब नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई हमारे अंदर घुस के मारेगा और ये वेल एस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान के अंदर के लोगों ने किया है, आतंकवादियों ने किया है, तो हम उन आतंकवादियों को जवाब दे सकते हैं। हमने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे पहला अटैक नहीं किया, ना ही सिविलियन पे पहला अटैक किया। आतंकवादियों को मारना हमारा अधिकार है। और आप देखेंगे जो रिएक्शंस आए पूरी विश्व कम्युनिटी से, किसी ने भारत को क्रिटिसाइज नहीं किया। एक आध देश हो सकता है जो पाकिस्तान का पिछलग्गू हो या पाकिस्तान को अपने आप को फ्रेंड कहता हो, उसके अलावा किसी नहीं। और चाइना ने भी हमें कम से कम आरपी श्रीवास्तव सर, कम से कम हम उधार के हथियारों से तो नहीं लड़ रहे हैं ना। हमारे पास जो कुछ हमारे पास अपना है। नहीं, कम से कम नहीं, हमारे पास अच्छे हथियार हैं, हमारी सेना बहुत बहादुरी से लड़ रही है। और हमारा देश कम से कम कर रहे हैं दूसरों की दया धर्म पर तो नहीं लड़ रहा हमारी ना सर। सेनाओं की जो दशा खराब है, बिल्कुल गलत चित्रण कर रहे हैं। हमारी सेनाएं बेस्ट इक्विप्ड, बेस्ट प्रोफेशनल सेनाएं हैं। स्क्वायर किलोमीटर जगह मार ली है हमने। क्या कर लिया चाइना का? आप कब रिटायर्ड हुए हैं? आपने क्या किया? मेरे को जो लगता है कि आप रिटायर्ड हुए हैं। चाइना ने जो हमारी जमीन हत्याई 1965 में हत्याई, और उसके बाद हत्याई, अभी नहीं हत्याई है 60,000 किलोमीटर। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, मेरे को कहीं ना कहीं हम सॉरी टू से, आपको ऐसा लग रहा है कि आप यू आर नॉट इन योर फुल माइंड। देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन विद यू। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं प्रोफेसर सतीश कुमार बहुत जानते हैं इस मामले में, आर्मी के बारे में, विदेश मामलों के बारे में। सतीश साहब, सतीश कुमार जी, ठीक है सर। कर्नल मुल्तानी, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। आप कुछ कह रहे हैं? ओके, स्वामीनाथ जायसवाल, आप अपनी बात कहें, फिर मैं सतीश कुमार सर के पास जाऊंगा। जी मुल्तानी जी जो अपना बात कहे, लेकिन आज जरूरत हमारे सेना को जिस तरह से और शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारे 5 जवान भी शहादत दिए कड़ी में। सचिन यानी दिनेश वर्मा और 3 हरियाणा के, एक महाराष्ट्र के, एक उत्तर प्रदेश के 5 जवान का भी शहादत हुआ और सीज फायर में, और 16 निहत्थों और 5 बच्चों का भी जान गया है, मासूमों का। तो ये वो कायराना हरकत कर रहे हैं, उनको हम चुप बैठेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं। अब जब शुरू हो गई लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर का सेकेंड पार्ट में भी हम पाकिस्तान के 3 शहर लाहौर, कराची और रावलपिंडी में उनके हेडक्वार्टर पर अटैक कर उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। तो हमारे एक जाबाज जो जवान है, जो हमारे देश के तीनों सेना मिलकर जो काम कर रहा है, तो उनके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है कि अब देश पर आपत्ति आए तो हम कह दें कि अपने देश पे ही उंगली खड़ा कर सवाल करते रहे। तो ये नहीं, अब समय है सबको मिलकर देश पहले है, और देश की सुरक्षा और देश के 140 करोड़ की सुरक्षा भी जरूरी है। और जो बॉर्डर पे इस तरह से अटैक पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें पूरा ताकत लगाना है और धैर्य का परिचय नहीं देना। उनके साथ वैसा ही जवाब देना पड़ेगा। और हम सोचते रहे कि हम सिविलियन को नहीं मारे, हम उनको नहीं मारे, तो हमारा तो नुकसान करते जा रहा है ना। तो हमारा नुकसान करते जा रहा है, तो हमको भी अटैक करना पड़ेगा मजबूर, क्योंकि आप बैल मुझे मार नहीं। और आप उस समय आहत होंगे, आप उस समय अपने देश के नागरिकों का जो गुस्सा है, आप उसको लेकर कुछ सोचेंगे नहीं। सरकारों को जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको वोट देकर हम पहुंचाते हैं वहां तक, और हर एक जनप्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र का है उससे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है। और अगर वो संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर अगर हमको भूल जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप टोटली डिप्लोमेसी से जीतेंगे इस दुनिया को। आपको इमोशन समझने पड़ेंगे भाई। 26 लोगों का खून बहा है, धर्म देखकर मारा गया, कपड़े उतरवाकर मारा गया, पूछ कर मारा गया, औरतों को छोड़ दिया गया कि जाओ मोदी को जाकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उनके पास में जो हथियार थे वो पाकिस्तान में बने हुए थे, बैचेस मिले, आधार कार्ड मिले। ये कह देना कि क्या, किस शर्त पर, किस सबूत के आधार पर आपने ये तय कर लिया कि वो पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकी थे, ये तो गलत होगा। विदेश मामलों की जानकार सतीश कुमार हमारे साथ हैं। सतीश सर, ये
मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप पाकिस्तान की ताकत और हिंदुस्तान की ताकत को कैसे, जैसा कर्नल मुल्तानी कह रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक देश जो दया पर, कृपा पर, भीख पर, खैरात पर पलता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वो हाथ फैलाए रहता है कि कोई उसको मदद कर दे, टेररिज्म फैलाने की फंडिंग मिल जाए, उससे हमारी अर्थव्यवस्था चल जाए, कोई हथियार दान दे दे, कोई टेक्नोलॉजी दान दे दे, फिर कोई चाइना जैसा देश आ जाए, ज़मीन हथियाले, बंदरगाह हथियाले, रोड बना ले। भारत के नुकसान की कीमत पर पाकिस्तान की रोटी सिकती है सर। जी देखिए, दोनों में कोई तुलनात्मक सोच में भी नहीं और किसी प्रकल्प में भी नहीं कि पाकिस्तान भारत के नजदीक आ पाएगा। लेकिन जहां तक रेस्टोरेंट की बात है, भारत विशेषकर इस कार्यकाल में, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, हमारी विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर सभी जानते हैं। हम पिछले अगर 78 सालों के इतिहास को देखें, सभी जानते हैं कि इस तरह का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको स्वतंत्रता के बाद किसी कार्यकाल में नहीं मिला होगा कि इतने सक्षम विदेश मंत्री और इतने मजबूत प्रधानमंत्री जो डिफेंस और विदेश नीति के मामले में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। ये देश की आम जनता को मालूम है। हमें मालूम कि ये सिंदूर का पहला टीका है, अभी कई टीके लगने हैं और पाकिस्तान इस बार खून की आंसू रोएगा। रोना तो शुरू कर चुका है। वहां की हालत बहुत खराब है, सभी लोग जानते हैं। आपके पास सोशल मीडिया पर खबरें आ रही होंगी। जी, जी। लेकिन आने वाला समय पाकिस्तान के लिए विकट होने जा रहा है और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत केवल हवा, पहले से ही घर बना हुआ है, घरौंदे बने हुए। बलूचिस्तान किसी कीमत पर पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, वहां की आवाम वहां के साथ रहना नहीं चाहती, पख्तूनख्वा वहां के साथ नहीं रहना चाहता। इमरान खान इस बात के सबूत है। तो केवल हमें उसे छोड़ देना है और वो पाकिस्तान से डाइसेक्ट हो जाएगा। 4 स्टेट से बना हुआ पंजाब, ये पाकिस्तान, जहां पर पंजाबियों के वजूद पर वहां की प्रशासन चलती है, पुलिस व्यवस्था चलती है, नौकरियां मिलती हैं। ये तीनों राज्य अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान का अस्तित्व जो कभी बना नहीं पाया था एक राष्ट्र के राज्य के रूप में, पूरी तरह से विखंडित हो जाएगा और चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें लगता है कि उसी रास्ते पर, लेकिन उस ट्रेन के साथ फिर मैं ये बात को मैं जरूर कहूंगा कि दुश्मन को कम कर नहीं आंका जाना चाहिए। हम वो सारी व्यवस्था के साथ चल रहे हैं और वो संतुलन बना के चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेमे को साथ में लेकर चल रहे हैं। और वो आने वाला जो भारत की वजूद है, क्योंकि आतंकवाद पर दुनिया एक साथ नहीं है, ये भारत की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। भारत में इतनी क्षमता और बल है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव हमारे चैनल हेड लगातार बने हुए हैं। सर, ये जैसा कि अभी सतीश कुमार जी बता रहे हैं कि द बेस्ट कॉम्बिनेशन अभी जो है, प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी जी संभाल रहे हैं, उनके अपने नेतृत्व है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ये एक सरकार ऐसी है जो रिटेलिएट करना जानती है, एग्रेसिव है, आक्रामक है, रक्षात्मक है, इमोशंस को समझ रहे हैं। नहीं, देखिए अक्षय जी, बिल्कुल सही कहा सतीश कुमार जी ने कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा कि जब से ये सारी घटनाएं घट रही हैं, निरंतर जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अमेरिका से, यूएसए से, तमाम देशों से लगातार संपर्क में है। और जब ये घटना हुई तो उसके बाद देखिए बहुत सारे देश, दुनिया के बड़े देश भारत के इस कार्रवाई का समर्थन किए। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत ने लड़ा है और जिस तरह से उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, निश्चित रूप से बड़े काबिल तारीफ है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, आपने देखा होगा कि उन्होंने थोड़ा टाइम जरूर लिया, 10-5 दिन, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, तो निश्चित रूप से उन्होंने उस बात को चरितार्थ करने का प्रयास किया। ऑपरेशन सिंदूर उस जो पार्ट 1 है, इसकी एक वानगी है। एक दूसरा सबसे बड़ी बात है अक्षय जी कि ये जो हम जो कह रहे हैं अभी, हमारी जो चर्चा में निकल गया है सीमाओं को लेकर के। देखिए, भारत को दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम तीनों तरफ से एक तरह से हमारे दुश्मन ही हैं। चाहे बांग्लादेश भी अब दुश्मन है, जो कोई हमारा दोस्त हुआ करता था। पाकिस्तान तो लगातार दुश्मन है। आज़ादी के बाद से ही कई लड़ाइयाँ हुई। हमारी सेनाओं के सर पर भरोसा हमारे देशवासियों को इसलिए है कि कितनी बार धूल चटाया भारत ने पाकिस्तान को, 2-2 टुकड़े किया। 65 का वार देखिए। ये बात अलग है कि हमारी नीतियाँ कुछ ऐसी हैं
कि हम निरंतर ये प्रयास करते हैं कि वहाँ की आवाम को ज़्यादा चोट न पहुँचाई जाए, जिसका ये नतीजा है कि आज जो है कल की घटना जो थी, आज जिस तरह से जो है एयर स्पेस खुला हुआ था इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर के, उनको ढाल बना करके पाकिस्तान सामने खड़ा था। अगर वो नहीं होता तो कल ही इसको माकूल जवाब मिल चुका होता। लेकिन फ़िलहाल हमें ये समझना होगा कि हमें हमारी सेनाओं को लेकर के, हमारी वही सेनाएं हैं, चाहे 65 रहा हो, 71 रहा हो, और आज जो है 2025 है, हमारी सेनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, मजबूत हुई हैं, हमारे सिस्टम मजबूत हुए हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम देखिए कितना मजबूत हुआ। अगर इन सारी चीज़ों को अक्षय जी देख लिया जाए तो आज की डेट में आप जो कहते हैं ना कि बेस्ट कॉम्बिनेशन, किसी देश के लिए ऐसा ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमें लगता है कि विपक्ष भी इस बात को भलीभांति जानता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी, स्वामीनाथ जायसवाल, सतीश कुमार, कर्नल एस मुल्तानी साहब और हमारे चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम वो देश नहीं जो खैरात पर पलते हों, और इस बार, अब की बार बस आर पार बहुत हो चुका, अब हम नहीं झेलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के कई टीके एक के बाद एक लगना बाकी हैं और हम पूरे देशवासी सरकार के इस फैसले के साथ हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।